नमस्कारम। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की, या आप बोल सकते हैं कंपनीज के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टडी विद डॉक्टर अनीता तंवर। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई बोल रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मेरे दिमाग में फिर क्वेश्चन आता है कि ये कंपनीज क्या हैं, या कंपनीज कैसे बनती हैं, या हम किस कंपनी को बोलेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है। आज हम जो टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे वो हम भारत के कंटेक्स्ट में करेंगे। भारत में कौन कौन सी कंपनीज हैं और वो कौन से एक्ट के अंडर बनाई जाती हैं। So you understand there is one act has been passed in India, that is Companies Act 1956. ये जो एक्ट है ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज जो है भारत में, जैसे आप बात करेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये उनको डिफरेंशिएट करता है, ये उनको विभाजित करता है, जिसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, और कौन सी कंपनी को क्या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जो भी वो काम करेंगे तो कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको कंट्रोल करेंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन की, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी बनती है या कोई कंपनी को बनाया जाता है तो उसके आधार पर भी हम कंपनीज की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रॉयल चार्टर कंपनी की। तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी की जो टाइप है अब भारत के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अगर जैसे आपने सुना होगा द ईस्ट इंडिया कंपनी, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो ये जो कुछ आपने बैंक के नाम या किसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो आपने सुना होगा, ये रॉयल चार्टर के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी। इसका मतलब क्या है कि एक क्राउन है, क्राउन मतलब कोई ताज है, और उस ताज के अंतर्गत कुछ कंपनीज को कंट्रोल करा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लैंड के अंदर, वहां पर क्या था कि जो वहां पर राजा या रानी जो बनते हैं तो उनको एक क्राउन पहनाया जाता है, तो वो जितनी भी कंपनीज हैं वो उस क्राउन के अंडर काम करेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि जब कोई कंपनी किसी क्राउन के अंडर या राजा या रानी के क्राउन के अंडर बनाई जाती है तो इस टाइप की कंपनी को हम रॉयल चार्टर कंपनी बोलते हैं। और ये जो रॉयल चार्टर कंपनी जो है ये कंपनीज एक्ट 1956 से पहले जो कंपनीज बनाई जाती थी अंडर द क्राउन उनको बोलते थे, लेकिन अब ये भारत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो यू कैन से दैट जो इनको, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनकी लीगल एग्जिस्टेंस है, अगर मैं भारतीय चार्टर की बात करूं तो अब ये वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरी टाइप की कंपनी की, जो कि है स्टैच्यूरी कंपनीज। तो स्टैच्यूरीज कंपनीज, पहले इसका नाम समझिए। स्टैच्यूरी से मतलब क्या है? स्टैच्यूरी से मतलब है कि जो कंपनी अपने अंडर जितनी भी कंपनीज करेंगे उनके लिए नियम या कानून बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, या मैं बात करती हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये स्टैच्यूरी कंपनीज हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी भारत में बैंक है उनके लिए नियम बनाता है, और जिसके आधार पर इन्फ्लेशन को, या मॉनेटरी पॉलिसी आप बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। या विभिन्न प्रकार के जितने भी बैंक्स आते हैं वो उनकी कार्य प्रणाली क्या रहेगी, या वो कैसे काम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकेगा? तो उसके लिए जब सारी पॉलिसीज जो खुद से कंपनी बना रही है और दूसरों को डेलीगेट कर रही है, उसके पास राइट है ये करने का, तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यूरी कंपनी। अब like if you see, as the name suggests, these are the companies that are formed by the means of special statute। मतलब क्या है? या तो आपके जो हमारे भारतीय संविधान में या आपके स्टेट के संविधान में, स्टेट के लेजिस्लेचर में इसके लिए बिल पास करना पड़ता है, स्पेशल बिल पास करेंगे और फिर ये कंपनीज बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मन किया और स्टैच्यूरी कंपनी बना दी। इसके लिए स्पेशली ये जब कंपनी बनाई जाएगी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या LIC की बात करें या कोई अदर स्टैच्यूरी कंपनी की बात करें, सो यू अंडरस्टैंड कि उसके लिए संविधान के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट में अलग से बिल पास या पारित किया जाता है। Now you understand the statutory origin of these companies provide power to such companies to be bound by their own statute whenever there is any dispute between statute under which these companies were formed and the Companies Act 2013, the statute being special legislation persist over the general laws of the Companies Act। तो जितनी भी कंपनीज इस तरीके की, मतलब स्टैच्यूरी कंपनीज जो होती हैं या संवैधानिक कंपनीज जो होती हैं, अगर कोई भी इसमें वाद विवाद होता है तो इन कंपनीज को जो भी ये संविधान के अंतर्गत आती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो स्पेशल लेजिस्लेशन उनके पास होता है और कंपनीज एक्ट के अंदर वो उसको अगर कोई भी ऐसा मुद्दा आता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, डिस्प्यूट आ गया है, तो उसको रिसॉल्व आउट कर सकते हैं। और जो भारतीय पार्लियामेंट है, स्टेट या सेंटर, इनको एम्पावर करता है टू मेक सच लेजिस्लेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन अंडर द पावर एंडोव्ड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये भारतीय संविधान इनको पावर देता है कि ये कानून बना सके, पॉलिसीज बना सके रिलेटेड विद व्हाट, ताकि वो दूसरी कंपनीज को भी बिल्टअप कर सके और जो कंपनीज उनके अंतर्गत काम करेंगी या जो, लेट्स से मैं अगर बात करती हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या अदर बैंक्स हैं, तो उनको जो भी नियम और कानून जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो मैं आपका क्वेश्चन वहां पे या जो भी आपका डाउट है मैं वो वहां पे सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट वन कंपनी की बात करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। अगर आप देखेंगे भारतीय कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 2 सबसेक्शन 20, तो रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर होती हैं अंडर द स्टैच्यूट ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर स्थापित की गई हैं, या पहले अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर स्थापित की गई हैं, तो उन कंपनीज को हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड कंपनीज। These companies are also provided with a certificate of incorporation by the registrar of the company। और जो ये कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनीज बनाई जाती हैं, तो इनको भारत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंतर्गत इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब क्या कि ये कंपनीज हैं, इनकी एग्जिस्टेंस है, और वो कैसे प्रूव होती है? जब इनके पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें इनका अलग से नाम होगा। लेट्स से हम बात करें कि ABC कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और एक चीज और, आपका कंपनी का जो नाम है वो यूनिक है और कोई दूसरी कंपनी उस नाम को नहीं ले सकती है। दिस इज द रूल मींस बाइंड बाय द लॉ, और इसको कोई इस रूल को कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब अगर आप एक कंपनी, लेट से आप कंपनी का नाम ABC है, तो दूसरी कंपनी ABC नाम नहीं रख सकती है, उसको कुछ और नाम रखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स।
तो लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी अपॉन द मेंबर्स इज आल्सो यूज्ड टू क्लासिफाई द companies. It describes the limit to which member will be liable if such liability were to befall upon the company. मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैंने इतने शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने 20 शेयर खरीदे हैं, तो मेरी कंपनी ने मुझे 20 शेयर में से मान लीजिए 10 शेयर के लिए पेमेंट कर दी, तो बाकी के बचे 10 शेयर। तो 10 शेयर के लिए जिसके लिए अभी पेमेंट नहीं हुई है या अनपेड जो शेयर्स हैं, मेरी लाइबिलिटी कहां तक होगी? द शेयर्स दैट हैज बीन अनपेड येट। आप समझ पा रहे हैं? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो है कंपनीज, जब हम लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करते हैं तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स द कंपनीज में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले कंपनी आती है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, शेयर्स का मतलब क्या होता है? आप समझिए, एक कंपनी की कैपिटल है, जब उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है तो हर एक छोटे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर क्या है। सो दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर मेंशन्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी इंडिविजुअल मेंबर या आप बोल सकते हैं शेयर होल्डर इस कंपनी के अंतर्गत आता है तो उनकी लायबिलिटी कहां तक होती है? अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपके पास 20 शेयर है, तो 20 शेयर में से 10 शेयर के लिए कंपनी ने आपको पे कर दिया पहले ही, लेकिन अभी तक 10 शेयर के लिए अभी कंपनी ने आपको पे नहीं किया है, तो आपकी लायबिलिटी या कंपनी की लायबिलिटी आपके प्रति कितने शेयर्स तक रहेगी? उन 10 शेयर्स तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। दिस लायबिलिटी अगेंस्ट द शेयर कैप में बी ब्रॉट टू द अथॉरिटी। और जो भी लायबिलिटी, मान लीजिए 10 शेयर की लायबिलिटी है, तो वो जो भी अथॉरिटी होगी आप उनको बता सकते हैं कि दिस इज लाइक लेट्स से कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो आपकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है अगेंस्ट द कंपनी या टुवर्ड्स द कंपनी, तो आप सिर्फ किस बात के लिए जिम्मेवार हैं? सिर्फ उन 10 शेयर्स के लिए। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। अच्छा, once the payment towards the security is made by the shareholder or member, then no liability beyond that is placed upon such member. अगर वो जितनी भी liabilities उस security की जो अराइज हुई है एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर मेंबर के लिए, अगर उसकी पेमेंट कर दी जाती है तो आप समझिए फिर कोई भी मतलब उस इंडिविजुअल को कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता या उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती है। द लायबिलिटी में बी एनफोर्स ड्यूरिंग द कंपनी एग्जिस्टेंट एंड इवन ड्यूरिंग इट्स वाइंड अप। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी वाइंड अप हो गई है और आपके पास जो भी शेयर थे वो अभी अनपेड है तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है या आपकी कंपनी के टुवर्ड्स लायबिलिटी नहीं है। जब तक कंपनी में एग्जिस्टेंस में है या कंपनी वाइंड अप हो रही है तो भी आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी एज अ शेयर होल्डर या कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। So this is called as companies limited by shares. Next one we are going to talk about companies limited by guarantee. तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में आता है? ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। इन अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी, इट मीन्स the member of the company has agreed on the memorandum of association to repay the same amount during winding up of such company. अच्छा, अब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब कंपनी बनाई जाती है या कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाते हैं या फैक्ट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, सब कुछ, इस कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है या कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है, तो ये सब उसके अंदर लिखा जाता है और ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के लिए को जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है।
अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी की। सो यू अंडरस्टैंड, जब कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो उस कंपनी में क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी उस इंडिविजुअल को अमाउंट मेंशन की गई है, वो इंडिविजुअल को या शेयर होल्डर की जिम्मेवारी क्या है कि वो उस अमाउंट तक की गारंटी देगा। लेट्स से एक शेयर होल्डर है और उसकी जो गारंटी है बनती है, लेट्स से वो 10 लाख तक की बनती है, तो वो सिर्फ पेमेंट या कुछ भी अगर वाइंड अप के समय लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो कितने तक के लिए जिम्मेवार है, 10 लाख रुपए तक के। उसके अगर ज्यादा कुछ भी और लाइबिलिटी अराइज होती है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। In such companies, the liability of the members is limited to the undertaking given by them. जैसे मैंने भी बताया कि मान लीजिए आपको अंडरटेकिंग थी 10 लाख तक की, तो आप सिर्फ 10 लाख के लिए ही पेमेंट के लिए लाइबल है टुवर्ड्स द कंपनी, इसके अलावा नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रस्ट रिसर्च एसोसिएशन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ट्रस्ट रिसर्च कंपनीज होती हैं, उसका एक आप मतलब ये कौन सी कंपनी आप जिसको बोलोगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो ट्रस्ट रिसर्च का आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज क्या होती हैं? These companies as defined under section 2 subsection 92 of the Companies Act 2013। तो ये कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर दे डू नॉट हैव अ कैप ऑन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी दैट मे एड ऑन द मेंबर इन केस ऑफ द कंपनी हैज टू रीपे एनी डेट। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि इंडिविजुअल कंपनी को क्या सर्टेन अमाउंट तक लाइबिलिटी उसकी अराइज होगी, इंडिविजुअल की या कंपनी की, तो क्या कितने अमाउंट तक लाइबिलिटी अराइज होगी, दैट में एड ऑन द मेंबर्स इन केस द कंपनी हैज टू रीपे एनी डेट। तो वो इन्वॉल्व भी कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल मेंबर्स, क्योंकि भाई आपको इतने अमाउंट तक पेमेंट करनी है, इतनी तक नहीं करनी है मे बी इसमें, क्योंकि कैप का मतलब क्या है? कैप का मतलब सिर की कैप नहीं है। कैप का मतलब है कि कैपिटल, कितनी कैपिटल तक आप जिम्मेवार हैं लाइबिलिटी किसकी पेमेंट करने के लिए। तो एड ऑन भी कर सकती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बाद में कि भाई आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेमेंट और दिस पेमेंट। Next one, for any amount that a company owes these members, the unlimited liability company shall be liable to the extent of their interest in the company। और कंपनी के जो मेंबर्स हैं, the unlimited limited liability company shall be liable to extent of their interest in the company। These companies do not draw any popularity when it comes to Indian market। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करें, अब कौन चाहेगा कि भाई मुझे तो 10,000 रुपए मिलने वाले थे और मुझे लाइबिलिटी 20,000 की पेमेंट करनी, तो इस टाइप की कंपनीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भारत में। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है लिमिटेड कंपनीज में और अनलिमिटेड कंपनीज में। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज ओनली इन प्रोपोर्शन टू द सम दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। मान लीजिए आपने कंपनी में 20,000 रुपए इंटरेस्ट इन्वेस्ट करे, फिर हम बात कर रहे हैं कि आपने कंपनी में 40,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसी प्रोपोर्शन की लाइबिलिटी आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई लाइबिलिटी आपकी कंपनी के लिए नहीं बनती है। Personal properties or assets will not be forfeited if the company goes bankrupt or winds up। So you understand कि मान लीजिए कंपनी bankrupt हो गई है, ठीक है, अगर कंपनी bankrupt हो रही है और उस केस में भी आपको आपकी एसेट से लाइबिलिटीज को नहीं छेड़ा जाता है, मान लीजिए कंपनीज की एसेट एंड लाइबिलिटी को बेच के भी अगर कोई लाइबिलिटी पूरी नहीं हो रही, कोई ऋण उन्होंने लिया था वो पूरा नहीं हो सका है, तो एज अ शेयर होल्डर आपकी जो लाइबिलिटी सिर्फ आप उतनी पेमेंट करोगे, उससे ज्यादा की आपकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पहले मैं बोल चुकी है, भारत में इस तरीके की कंपनीज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या है? The liability of the members is not in proportion to the investment in their company। मतलब मान लीजिए आप कहते हैं आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट, तो 10 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख तक की लाइबिलिटी आपकी बनती है। आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन
that will arise in the company. Even the personal property of the member will be forfeited against the liability of the company. अगर मान लीजिए कंपनी को कोई लॉस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो कंपनी के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी या एसेट को भी बेचकर पैसा रिकवरी की जा सकती है. तो ये खतरे वाली बात है. वी शुड नॉट गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स. मतलब एक कंपनी में कितने मेंबर्स हैं उसके बेस पे भी हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लुक्ड अपॉन द क्लासिफाइंग देम. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल अंडर द बिलो मेंशन्ड हेडिंग्स. ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अब हम बात करेंगे. तो पहली तो है प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी क्या है? The private companies is defined under, अच्छा कौन से सेक्शन के अंदर आती है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबहेड उसका B of the Companies Act 2013 are very restrictive in nature. Wherein मतलब इसमें प्राइवेट कंपनी जो है इसमें क्या है कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव नेचर, मतलब प्रतिबंधित है. मतलब मान लीजिए आप बोलते हो आप 4 शेयर होल्डर है तो 10-10 हजार कॉन्ट्रीब्यूशन किया, सभी ने 10-10 हजार कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो 10 हजार तक की आपका एक, मान लीजिए आप बोलते हो कि 10 हजार तक की एक इंडिविजुअल की लायबिलिटी होगी. 10 हजार आप ऐसे नहीं कर सकते 20 हजार तुमने पे करने, 30 हजार तुमने पे करने हैं, कोई लायबिलिटी अगर अराइज होते. तो दैट आर वेरी रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर. वेयर इट मे बी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसके अंदर आप शेयर्स को एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, क्या नहीं कर सकते? अगर आप मान लीजिए 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 10 मेंबर है और ज्यादा मेंबर है तो आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सच ए कंपनी माइट बी ए मैक्सिमम ऑफ 50. मिनिमम 2 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50. The shares and debentures of such companies are not available for the public at large. जो भी इस कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, मैंने पहले ही बोला जैसे ट्रांसफरेबल नहीं है, तो पब्लिक के लिए एट लार्ज मतलब स्पेस में वो अवेलेबल नहीं है. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी टू बी कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी is 2, where it is clearly said that 2 members jointly holding a single share shall be considered as 1 member and not the members that means अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हम प्राइवेट कंपनी उसको कहेंगे ही नहीं. देखिए मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इसी पॉइंट को मैं कंसीडर करती हूँ प्राइवेट कंपनी के केस में कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी टू बी कॉल्ड अ प्राइवेट कंपनी इज 2, वेयर इट इज क्लियरली सेड देन 2 members jointly holding a single share shall be considered as 1 member. मान लीजिए एक शेयर है कंपनी की, शेयर कैपिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 10,000 है या एक शेयर 10,000 को रिप्रेजेंट करता है, तो मान लीजिए 2 मेंबर मिलके उस 10,000 को लेकिन आप समझिए मेंबर एक ही कहलाएगा. 10,000 का एक शेयर है तो एक ही मेंबर उसका पार्ट होगा, ना कि 2. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की. देखो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसका सेक्शन क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की. तो पब्लिक कंपनी क्या है, कौन से सेक्शन में आती है? एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. पब्लिक कंपनीज आर द वन विच आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ऑब्वियसली जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी, दैट इज अ सेपरेट थिंग. As mandated under section 3 subsection 1 subsections A of the Companies Act 2013, there should be at least 7 members to form a public company. यानी कि कम से कम आपको कितने मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए? 7 मेंबर चाहिए. It is the intrinsic nature of the public company, that is the right to transfer shares and debentures of the public company to the public at large. देखो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके पास एज अ शेयर होल्डर राइट नहीं है कि आप दूसरे इंडिविजुअल को शेयर ट्रांसफर कर पाए, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपके पास राइट है कि एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को शेयर का ट्रांसफर या डिबेंचर्स का ट्रांसफर किया जा सकता है और पब्लिक को एट लार्ज स्पेस या एट लार्ज फेज शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं
fulfillment of the capital requirement in the organization. अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मिसलेनियस फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की या गवर्नमेंट कंपनी की। तो ये कौन से सेक्शन में आता है? एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसी कोई भी कंपनी which a minimum of 51% of the paid up share capital is held by the center or state government and or held fractionally by the central state government and partly by one or more state government is known as government company। आप बोल सकते हैं जिस भी कंपनी में 51% या 51% शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट का अकेले से, या गवर्नमेंट एंड सेंटर का मिला के एक से 51% स्टेक है, तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? उस कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट वन कंपनी की हम बात करते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी क्या है? एसोसिएटेड कंपनी क्या है? तो होल्डिंग कंपनी किसके अंडर आती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के। गवर्नमेंट कंपनी 2 सेक्शन 45 के, ये आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब कंपनी होल्डिंग कंपनी कौन सी होगी? जो किसी दूसरी कंपनी के ऊपर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो। मान लीजिए एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, तो ए कंपनी अगर बी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल कर सकती है, अगर ए कंपनी बी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकती है, तो ए कंपनी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो सब्सिडरी कंपनी क्या है? जो कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ कि एक होल्डिंग कंपनी है और दूसरी सब्सिडरी का, मैं बात कर रही हूँ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी क्या है? जो दूसरी कंपनी से इंस्ट्रक्शन लेती है या उसके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो दूसरी कंपनी उसको डेलीगेट करती है, और या बोल सकते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दूसरे इंडिविजुअल कंपनी के हाथ में होता है। तो इस टाइप की कंपनी को हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपका जो भी आपका डाउट होगा वो रिसॉल्व करूंगी। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, A company is deemed to be subsidiary company of another। क्या कंडीशन हो सकती है उसमें? If the other company exercise or control more than 50% of the total voting power। अगर उनके पास वोटिंग पावर जो है वो 50% है या मोर देन 50% है एक्सरसाइज, तब वो कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज यू कैन से वेयर द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव द सेम वोटिंग राइट एज द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब क्या, वैसे ही तो हमें पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन इस टाइप की जो सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट है और इक्विटी शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, मुझे लगता है आप सबको पता। अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन, 50% इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग या वट एवर इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड। तो नॉमिनल वैल्यू है जो 50% की नॉमिनल वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी होगी। पोजेसेस पावर रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन इंडिविजुअल होगी उसके पास वो भी पोजेसिंग पावर होती है इस टाइप की कंपनी में। दैट इज कॉल्ड एज डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, इफ इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द कंट्रोलिंग कंपनी। So you understand the holding power also include another kind of company known as associate company। तो इस जो एसोसिएट कंपनी की बात करते हैं तो which is now being explained with respect to the above mentioned holding and subsidiary company जो हमने बात की थी उसके एस्पेक्ट में हम इसको रिस्पेक्ट में इसको डिस्कस करते हैं। एसोसिएट कंपनी क्या है? These companies as defined under section 2 subsection 6 of the Companies Act 2013 are the one in which the other company has significant influence
but these companies are not the subsidiaries of such influencing companies known as the associate company. आप समझिए कि एक A कंपनी है और एक B कंपनी है, ठीक है। अब A कंपनी जो है B कंपनी में कुछ मतलब कुछ सजेशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं या कुछ उस पर मतलब कंट्रोलिंग रखते हैं, लेकिन आप ये समझिए वो उसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। बट समझ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो ये कंपनीज होती है आर द वन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट दीज कंपनीज आर नॉट द सब्सिडी ऑफ सच इन्फ्लुएंसिंग कंपनीज नोन एज द एसोसिएट कंपनी। मतलब जैसे मैंने पहले बात करी, होल्डिंग कंपनी ए कंपनी है, बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, सी कंपनी मान लीजिए एक एसोसिएट कंपनी। अब ए कंपनी जो है, बी कंपनी उसके लिए सब्सिडरी कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी कंट्रोल है, ऑल दैट सब कंट्रोलिंग है। लेकिन अब आप समझिए, अब मैं इस बी कंपनी को बोलूं कि ये क्या ये बी कंपनी ए कंपनी की ए कंपनी के लिए एसोसिएट कंपनी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये सी कंपनी है जिसका होल्डिंग पे कोई भी मतलब ये सब्सिडरी कंपनी नहीं है ए की, तो ये एसोसिएट कंपनी बन सकती है ए कंपनी की, मतलब वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना हो, तो आप ये बोल सकते हैं द जॉइंट वेंचर कंपनीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनीज। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, द सिग्निफिकेंट कंट्रोल कैन बी इन्फर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन अटैच्ड टू द प्रोविजन विच रिक्वायर द इन्फ्लुएंसिंग कंपनी टू होल्ड 20% of the share capital on any agreement with the decision making of the associate is placed upon influencing। मतलब अभी आप देखिए, अगर मैंने होल्डिंग कंपनी मतलब आपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां पे किया हुआ है, सब्सिडरी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी का सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां पे है, लेकिन एसोसिएट कंपनी क्या है, मतलब होल्डिंग कंपनी की वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, लेकिन वहां पे आप बोल सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी समहाउ 20% या इतना स्टेक रखती है, और वो जो उधर दूसरी जो कंपनी है जहां पे वो 20%, उसको हम एसोसिएट कंपनी बोल सकते हैं ए कंपनी की। लेट्स से सी कंपनी है, हम उसको एसोसिएट कंपनी बोल सकते हैं ए कंपनी की, अगर ए कंपनी का वहां पे 20% स्टेक रखा है शेयर कैपिटल में। अब नेक्स्ट वन हम कंपनी की बात करते हैं, दैट इज वन मैन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। वन मैन कंपनी क्या है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company in which one person is the whole and sole owner of the share capital of the company is known as one man company। इधर आप इसको one person company भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कोई इंडिविजुअल है, तो वो उसका पूरी कंपनी का ओनर है, और मतलब वो सारा काम उसी को देखना है, और वो शेयर कैपिटल उसी की है, तो उस इंडिविजुअल कंपनी को हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। In order to meet the statutory requirement of a minimum number of members, some named share company shareholder hold 1 or 2 shares each। तो 1% कंपनी में कुछ शेयर स्टेक्स भी होते हैं, तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, जैसे वो मतलब आपको अगर उसकी एग्जिस्टेंस चाहिए तो आपको इस तरीके से उसके शेयर्स दिखाने पड़ते हैं। The name share shareholder members are usually nominated by the principal shareholder। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल है राम, और उसके पास 2 इंडिविजुअल उसने नॉमिनेट किए या नेम शेक होल्डर्स उसने बनाए, राधिका और श्याम। तो वो जो इंडिविजुअल है उसने बनाए और वो नेम शेक शेयर होल्डर हो गए। तो जो इंडिविजुअल पेरेंट कंपनी, जो इंडिविजुअल पेरेंट शेयर होल्डर है उसी के पास, या प्रिंसिपल शेयर होल्डर उसके पास राइट होता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी 2 या एक इंडिविजुअल को जो उसका शेयर या स्टेक रखेंगे। द प्रिंसिपल शेयर होल्डर एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस विद द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल शेयर होल्डर होता है उसके पास राइट होता है कि वो कंपनी के सारा प्रॉफिट ले सकता है, और उसके पास ये भी राइट होता है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। Such companies have been legal sanctity। Now next one हम बात करते हैं, क्या डिफरेंस क्या है 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में। तो जो 1% कंपनी होती है उसमें क्या है कि प्रिंसिपल शेयर होल्डर जो होता है उसके पास राइट होता है कि वो एक या एक से अधिक शेयर इंडिविजुअल पार्टीज को रख सकता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ये शेयर्स की कंडीशंस वहां पे लागू नहीं होती है।
तो 1% company is different from the sole proprietorship company as the 1% company differentiate the promoter from the separate entity of the company. तो आप बोल सकते हो कि जो सोल प्रोप्राइटर कंपनी होती है 1% कंपनी से इस वे में डिफरेंट है कि जो उसके प्रमोटर होते हैं उसके बेस पे ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं. द लाइबिलिटी जो इसकी डायरेक्टर्स की होती है ऑफ दिस कंपनी इज लिमिटेड इन द इवेंट ऑफ द लीगल लाइबिलिटी मेड अगेंस्ट द कंपनी. यानी कि जो 1% कंपनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी लाइबिलिटी कहाँ तक है, जो प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स को सारे प्रॉफिट मिलेंगे लेकिन इसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है. लेकिन सोल प्रोप्राइटर क्या है, उसको अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसी को पे करनी पड़ेगी सारी. ठीक है. नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट कंपनी. इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती हैं सेक्शन 186 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में. और ये कंपनीज क्या होती हैं? इनका कोई सर्टेन फंडामेंटल बिजनेस है या ट्रांजैक्शंस है जो संबंधित हैं सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड या कंपनीज की सिक्योरिटीज से रिलेटेड. सिक्योरिटीज में बी ऑफ नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर. सिक्योरिटीज किस फॉर्म में हो सकती है? शेयर की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में या अदर सिक्योरिटी की फॉर्म में हो सकती है. अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं वो सेक्शन 186 जैसे मैंने अभी बताया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती हैं. तो आर बेस्ड अपॉन द मार्केट ट्रेंड रिलेटिंग टू द शेयर्स एनालिसिस द मैक्सिमम प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी. मतलब कंपनीज के जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उसको कंपनी को प्रोवाइड करवा सकते हैं, इन कंपनीज को आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी. वो उनका मैनेज करते हैं, उनके शेयर्स की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं, उनकी सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं. सो सच काइंड ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट कंपनी. नेक्स्ट वन कंपनी की हम बात करते हैं, न्यू काइंड ऑफ कंपनी रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज डोरमेंट कंपनी. तब डोरमेंट कंपनी क्या है? वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर अ फ्यूचर एंडेवर or to hold an asset which may be a physical or intellectual property and has no significant accounting transaction so far. मतलब अगर कोई कंपनी है उसकी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है और वो होल्ड करती है सर्टेन एसेट बट कोई सर्टेन ट्रांजैक्शंस नहीं हुई इसकी कंपनी में और इनएक्टिव है आप बोल सकते हैं. मतलब उसने कंपनी तो बना दी लेकिन वो कंपनी कोई एक्टिवली कोई काम नहीं कर रही है. ठीक है, जो भी उसकी एप्लीकेशन फाइल हुई थी रजिस्ट्रार कंपनीज में कंपनी बनाने के लिए लेकिन अब वो कुछ काम नहीं करी तो उस कंपनी को हम क्या बोल देंगे? डोरमेंट कंपनी है. डोरमेंट का मतलब जैसे आप देखते हैं कि कुछ सर्टेन प्लांट्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में काम ही नहीं करते. ठीक है, मतलब काम नहीं करते मतलब वो ग्रोथ ही नहीं करते हैं. मतलब विंटर वाले समर में, समर वाले विंटर में तो डोरमेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही कुछ कंपनीज कुछ स्पेसिफिक टाइम में जब वो इनएक्टिव रहती हैं तो उस टाइप की कंपनी, उस टाइम के लिए उस टाइप की कंपनी को क्या हम बोलते हैं? दैट इज डोरमेंट कंपनी. नेक्स्ट वन, जो ये एक्सप्लेनेशन है अटैच्ड टू दिस प्रोविजन स्टेट्स about the inactive company prescribed a period of 2 years of inactivity in terms of business transactions, operations of the company which have not filed their annual returns or financial statement in the last 2 years. अब डोरमेंट कंपनी आगे हम बात करते हैं कि किस वे में हम इसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं. तो कोई कंपनी अगर उसने 2 साल या मतलब 2 साल के अंदर उसका कोई प्रॉफिट परफॉर्मेंस नहीं है, उसने कोई टैक्सेस की फाइल नहीं की है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब जीरो बिजनेस पड़ा है उसका, तो उस टाइप की कंपनी को भी हम क्या बोल सकते हैं? उस टाइप की कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी बोल सकते हैं. रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अलाउज द सर्टिफिकेट ऑफ द इनएक्टिव कंपनी टू द एप्लीकेंट कंपनी. तो अब जो भी एप्लीकेंट कंपनी है उनको ये सर्टिफिकेट ये इशू कर देते हैं डोरमेंट कंपनी का. और जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन डोरमेंट कंपनी है और कौन एक्टिव कंपनी है, तो उनको अलग से इसके लिए लिस्ट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है. तो आज के लिए इतना ही. अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें. और अगर कोई आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. धन्यवाद.